हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। लास्ट क्लास में जो हमने समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए संबंध पढ़ा था, तो उसमें हमने कहा था कि C इक्वल होता है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। तो उसी सूत्र की सहायता से हमने कहा कि धारिता का मान यानी कि C का मान एक तो प्लेटों के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है और उन दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी पर निर्भर करता है। ये टॉपिक्स हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। अब हम कहते हैं कि उन दोनों प्लेटों के मध्य में अगर कोई पदार्थ भर दिया जाए, भले ही वो चालक पदार्थ हो या परावैद्युत पदार्थ हो, तो उन दोनों प्लेटों के मध्य निर्वात के स्थान पर कोई पदार्थ भरने की स्थिति में धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये संबंध हमें पढ़ना है। ओके, तो अभी जो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे वो हमें यही पढ़ना है कि दोनों प्लेटों के मध्य जब कोई माध्यम भर दिया जाता है, आंशिक रूप से या पूर्णतः भर दिया जाता है, तब धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। अभी इस क्लास में हम एक टॉपिक ले रहे हैं जिसमें हम पढ़ेंगे कि अगर दोनों प्लेटों के मध्य एक चालक पदार्थ भरा हुआ है, दोनों के मध्य एक चालक पदार्थ भरा हुआ है, तो ये हेडिंग रखेंगे आप। उस स्थिति में धारिता के लिए संबंध क्या आता है और निर्वात की तुलना में धारिता का मान बढ़ जाता है या धारिता का मान घट जाता है, ये कंपैरिजन भी हम इसी लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करें फिर। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता वाला वही फॉर्मूला है अपने पास, ध्यान रखना। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता लेकिन अभी इस कंडीशन में हमने क्या कहा है, जब वहां चालक पट्टिका रखी हुई है, चालक पट्टिका की उपस्थिति है। ये केस हम ले रहे हैं कि दोनों समांतर प्लेटों के मध्य एक चालक पट्टिका रख दी जाए, तब धारिता का मान क्या प्राप्त होगा। डायग्राम देखें किस तरह से चालक पट्टिका रखी हुई है। तो देखो डायग्राम हमने लास्ट क्लास में पढ़ा, उसमें हमने कहा कि दो प्लेटें समांतर प्लेटें जो संधारित्र की व्यवस्था में रखी जाती है, इसमें से पहली प्लेट को बाहर से आवेश दिया जाता है और दूसरी प्लेट को हम कहते हैं कि भूसंपर्कित किया जाता है। पहली प्लेट पर धनावेश उपस्थित है और दूसरी प्लेट पर उतनी ही मात्रा में ऋणावेश है। यहाँ प्लस क्यू है, ये फर्स्ट प्लेट है, ये सेकेंड प्लेट है। इस तरफ प्लस क्यू है और इस प्लेट के पास माइनस क्यू है और दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी कितनी है, तो वो हम लिखते हैं स्मॉल डी। दोनों के बीच की जो दूरी है वो स्मॉल डी है अपने पास। अब इन प्लेटों के मध्य एक चालक पट्टिका रखनी है। पहले वाले केस में हमने कहा था कि इन दोनों प्लेटों के मध्य कुछ भी नहीं है, निर्वात है, यानी कि हवा की उपस्थिति है। लेकिन इस केस में हमने लिखा कि यहाँ दोनों के मध्य एक चालक पट्टिका रख दी जाए, एक चालक पट्टिका रखनी है। तो मैं यहाँ पर इनके बीच में एक चालक पट्टिका इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। यहाँ ये रखी, ये चालक पट्टिका और इसकी थिकनेस, इसकी मोटाई जो है वो हम मान लेते हैं कि स्मॉल टी है। थिकनेस कितनी मानी हमने, स्मॉल टी, ध्यान रखना। जो दोनों प्लेटों के मध्य की कुल दूरी है वो तो स्मॉल डी है और जो चालक पट्टिका की थिकनेस है वो हमने कहा स्मॉल टी है। चालक पट्टिका की थिकनेस स्मॉल टी एज्यूम की हमने। तो देखो, जब पहले हमने विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ा था तब हमने कहा था कि चालक पदार्थों के भीतर आवेश अनुपस्थित होता है, आवेश का मान Q का मान शून्य होता है। जब चालक पदार्थ के भीतर आवेश ही नहीं है तो विद्युत क्षेत्र भी नहीं होगा। जब वहाँ पर आवेश का मान Q का मान शून्य है
इसका मतलब विद्युत क्षेत्र E का मान भी 0 ही होगा। तो देखो जो विद्युत क्षेत्र अपने पास है वो प्लेट 1 से प्लेट 2 की तरफ है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से माइनस की ओर होती है, ये E है। और इस प्लेट के भीतर, चालक प्लेट के भीतर विद्युत क्षेत्र E का मान 0 है, क्योंकि यहाँ आवेश ही नहीं है तो विद्युत क्षेत्र भी नहीं है। तो अंदर मैंने E का मान 0 रखा है, 0 रखा है। तो जो अब प्रभावी विद्युत क्षेत्र है यानी कि E है, वो कितनी दूरी पर प्रभावी है? तो वो हम कहेंगे कि कुल अपने पास प्लेटों के मध्य की दूरी पहले स्मॉल d थी, उसमें से t मोटाई में विद्युत क्षेत्र का मान 0 हो गया। तो इसका मतलब विद्युत क्षेत्र अब कहाँ पर बचा है? वो केवल अब d माइनस t दूरी पर ही बचा है। केवल कितना में बचा है? d माइनस t, यानी कि ये वाला जो क्षेत्र है इधर और इस तरफ वाला, इस क्षेत्र में ही विद्युत क्षेत्र का मान बचा हुआ है, बाकी विद्युत क्षेत्र का मान 0 हो चुका है। तो जब आप लोग विद्युत विभव के लिए E का मान ज्ञात करोगे तो E जो है वो केवल d माइनस टी क्षेत्र में ही लेंगे, पूरे d क्षेत्र में हमें E का मान नहीं लेना है। पूरे d क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र E का मान नहीं लेना है, ये खास तौर से ध्यान रखेंगे। अब बाकी चीज़ें सामान्य तरीके से जो हमने लास्ट केस में डिस्कस की थी वही हमें यूज़ करनी है, पिछले वाले केस की तरह ही। उसमें हमने कहा था कि दोनों प्लेटों पर जब आवेश है प्लस Q और माइनस Q, तो दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र का मान E का मान कितना होगा? तो वो गाउस प्रमेय की सहायता से लिखते हैं। E इक्वल टू आता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आता है। तो दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र E बराबर कितना? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये कैसे आया था? हम कहेंगे कि सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, टोटल कितना बन गया? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये मान हमने रख दिया, जहाँ पर सिग्मा क्या है? Q बटा A, सिग्मा बराबर Q बटा E है, पृष्ठीय आवेश घनत्व है। Q बटा E हम फॉर्मूला यूज करते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व के लिए। तो जो E का फॉर्मूला है वही फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट की जगह Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, ये अपने पास फॉर्मूला बन जाएगा। ओके, ये सूत्र हम आगे काम में लेंगे जब विद्युत विभव ज्ञात करेंगे और फिर उसकी सहायता से हम विद्युत धारिता ज्ञात करेंगे, यानी कि फॉर्मूला हमें काम में लेना है C इक्वल टू Q अपॉन V, उसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। तो अब यहाँ ये विद्युत क्षेत्र वाला सूत्र काम में ले लें। तो देखो E बराबर बन गया इसी फॉर्मूले से Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, ये विद्युत क्षेत्र का सूत्र हुआ। अब विद्युत विभव ज्ञात करें, तो उसके लिए फिर से वही फॉर्मूला काम में लेना है जो हम लिख रहे हैं। हम जानते हैं कि ऐसा ना हो कि फिर से आपको फॉर्मूला याद ही ना हो और फिर भी हम लिख रहे हैं हम जानते हैं, तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या था? विद्युत क्षेत्र के लिए उसी की सहायता से हम विद्युत विभव के लिए लिख रहे हैं, वो था V इक्वल टू E इंटू डी इंटू डी। लेकिन क्या इस केस में यही फॉर्मूला काम में लेंगे? E इंटू डी रखेंगे हम यहाँ? नहीं। क्यों नहीं रखेंगे? तो अभी हमने सबसे पहले कहा था कि जो विद्युत क्षेत्र है वो इस चालक पट्टिका के भीतर तो शून्य है, इसके अंदर तो E का मान 0 है, वहाँ तो विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित है। और हमें यहाँ जो दूरी लेनी है वो उस दूरी का मान है जहाँ दोनों प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र उपस्थित है।
और अभी यहाँ इस कंडीशन में जो विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति है वो तो d माइनस टी दूरी में है, d माइनस टी दूरी में। तो देखो d की जगह तुम्हें क्या काम में लेना है, मैं ब्रैकेट बना रहा हूँ, d माइनस टी, d माइनस टी लेंगे क्योंकि जो t मोटाई है उस t मोटाई में तो विद्युत क्षेत्र का मान 0 है, तो हमें विद्युत क्षेत्र का मान लेना है केवल d माइनस टी दूरी में। तो v बराबर आ गया E इंटू डी माइनस टी। ओके, समझ गए। अब E का मान रख दो, तो v बराबर क्या बन जाएगा, इसको हटाएं बीच में से, क्या E का मान रखो तो Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी, ये अपने पास V का सूत्र है। अब ज्ञात करते हैं हम धारिता। अब धारिता के लिए आ जाए, चलो, अतः सूत्र क्या था बताओ, जल्दी बताओ। C इक्वल टू था Q अपॉन V, ये अपने पास धारिता का सूत्र था। C बराबर क्या था, Q बटा V था। तो इसमें देखो V का मान रखोगे जो हमने अभी अभी ज्ञात किया है, C बराबर Q बटा V में जो V का मान है अपने पास, वही V का मान यहाँ रखना है, इस फॉर्मूले पे रखना है। ओके, चले फिर। इसलिए C बराबर, अभी मजा आना शुरू हुआ है, अभी डेरिवेशन स्टार्ट हुए हैं ना, अब धीरे धीरे हम अपने नॉलेज को अपडेट कर रहे हैं, हमें पता है कि कैसे करना है, क्या करना है। अब तो सीखे होंगे, काफ़ी फर्स्ट चैप्टर में आते आते थोड़ी प्रॉब्लम आती है, लेकिन अब हमें पता चल जाता है, क्योंकि अभी हम यहाँ पर जब 12th क्लास के टॉपिक्स पढ़ते हैं तो यहाँ हम बार बार जैसे ये विद्युत क्षेत्र आवेश, विद्युत क्षेत्र आवेश, यही बात करेंगे सर, थका दिया, लेकिन पता ही नहीं कि है कहाँ आवेश, हमें तो कोई नहीं दिख रहा। 11th क्लास में तो बताते थे कि देखो ये पंखा चल रहा है, वो गाड़ी चल रही है, तो सारी चीज़ें हमें दिख रही थी, जो टॉपिक्स थे वो हम फिजिकली ऑब्जर्व कर पा रहे थे, लेकिन यहाँ तो हमें कुछ दिख नहीं रहा है, कहाँ इलेक्ट्रॉन है, कहाँ प्रोटॉन है, कहाँ आवेश है, कहाँ गति है, कहाँ विद्युत क्षेत्र है, ये चीज़ें हमें नहीं दिखने वाली है। तो हमें इमेजिन करना पड़ता है कि ये ऐसा होता है, वो ऐसे होता है। तो चले देखो आगे, C बराबर हमने कहा Q बटा V, उसमें हमने V का मान ज्ञात कर रखा है, V बराबर था Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T। अब यहाँ मान रखो तो यहाँ आएगा Q अपॉन V था, देखो V की वैल्यू ये रही, ये वाली वैल्यू अपने पास V की विद्युत विभव का मान है, तो मान रखें फिर, मान क्या है Q, ये बीच में कहाँ से आ गया, ये फिर से आ रहा है, ये लेते हैं तो Q, फिर देखो मल्टीप्लाई में क्या, D माइनस टी, तो यहाँ आ जाएगा D माइनस टी, ले लो, फिर डिवाइड में A एप्सिलॉन नॉट, तो ये तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा ऊपर, भिन्न के नीचे भिन्न, तो उल्टा कर दो, मल्टीप्लाई में ले जाओ, तो C इक्वल टू आ गया Q A एप्सिलॉन नॉट अपॉन Q इंटू D माइनस टी। एक तो गया, ये कर दिया, Q तो कैंसिल, आवेश का तो रोल ही खत्म हो गया। देखो सबसे पहले हमने यही तो कहा था, इस पर कोई निर्भरता नहीं है, खत्म हो गया काम उसका। तो C इक्वल टू क्या बन गया, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस टी। बस इतनी सी कहानी है, इसकी भी कहानी खत्म। C इक्वल टू क्या हो गया, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस टी, ये फॉर्मूला बन गया। अब इस फॉर्मूले से हमें ऑब्जर्व करना है कि पहले जब हमने निर्वात की उपस्थिति में पढ़ा था और अब हम कह रहे हैं कि चालक पट्टिका की उपस्थिति है, तो इनमें क्या फर्क है। पहले तो हमने क्या पढ़ा था, निर्वात की उपस्थिति में पढ़ा था, और निर्वात की उपस्थिति में आपने फॉर्मूला पढ़ा
वो था C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, जबकि अभी तो फॉर्मूला आ रहा है C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी आ रहा है। तो इसमें अंतर क्या है? तो जो डिवाइड में है अपने पास वो डी माइनस टी है, जबकि पहले केवल डी था। इसका मतलब यहाँ जो भाग दे रहे हैं उस राशि का मान घटा या बढ़ा? एक तो डी था और डी माइनस टी है, मतलब ये वाली जो राशि है वो घटी है, उस राशि का मान कम हुआ है। अगर इस राशि का मान कम हुआ तो जो C है यानी कि धारिता है उसका मान घटा या बढ़ा? क्या हुआ? मान बढ़ा है। ये राशि अगर यहाँ से बढ़ती है तो ये राशि घटती है, और ये राशि घटती है तो ये राशि बढ़ती है। तो देखो, अगर माध्यम की उपस्थिति में धारिता को मैं Cm ले लेता हूँ, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ मीडियम, जो सब स्क्रिप्ट में मैं m यूज कर रहा हूँ, इट मीन्स प्रेजेंस ऑफ मीडियम शो कर रहे हैं। और जो निर्वात की उपस्थिति में था उसको मैं अगर C नॉट लिखता हूँ, और इनको हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ हम देखेंगे कि Cm इज ग्रेटर दैन C नॉट। तो इसका मतलब ये हुआ कि निर्वात की तुलना में अगर कोई माध्यम उपस्थित है तो उस संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। धारिता का मान क्या हुआ? बढ़ चुका है, ठीक है, धारिता बढ़ गई। ध्यान रखना, Cm इज ग्रेटर दैन C नॉट लिखा हमने। जो पहले अपने पास धारिता थी वो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी थी, और अब जो धारिता है वो अपने पास A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी है। ये ध्यान रखें, ठीक है। तो इस तरह से देखो, वापस हम बताएं इसको, तो हमने कहा कि दोनों जो प्लेटें हैं समांतर प्लेटें 1 और 2, उनके बीच में विद्युत क्षेत्र उपस्थित है, वो हमें पता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी d है, और एक t मोटाई की चालक पट्टिका हमने इसके बीच में रख दी। तो चालक पट्टिका के लिए हमने कहा कि विद्युत क्षेत्र का मान 0 है, तो दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र ज्ञात करते हुए E का मान Q बटा A एप्सिलॉन नॉट, उसी से हमने कहा विभव का मान ज्ञात करो इंटू डी माइनस टी। ये स्टेप अलग हुआ है ना, बाकी सारी चीजें वही है। पहले तो हमने कहा था कि V बराबर E इंटू डी, अब हमने कहा V बराबर E इंटू डी माइनस टी, क्योंकि जो अब इनके बीच विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति है वो d माइनस टी में है, तो d माइनस टी हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया, तो V बराबर Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी। धारिता का सूत्र Q बटा V का में लिया तो आया A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी, और उसी की सहायता से हमने संबंध ज्ञात कर लिया कि Cm का मान C नॉट से ग्रेटर प्राप्त होता है, ठीक है। ये ध्यान रखें, ध्यान से देख लें अब इसको कि अपने पास जो रिलेशन है वो किस तरह से होगा।